रात तारीक थी। पाकिस्तान और भारत की सरहद की फ़िज़ा खामोश थी। सितारे कुछ ज़्यादा ही रोशन लगते थे। टिमटिमाते हुए ये सितारे तारीकी के पर्दे चाक करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। सरहद कोई ऐसी दीवार नहीं थी जो दिन को नज़र आती या अंधेरे में नज़र ना आती तो कोई इससे टकरा कर पीछे हट जाता कि ये तो दीवार है। सरहद एक लकीर होती है जो सिर्फ नक्शे में नज़र आती है, लेकिन दो मुल्कों के दरमियान इसका कोई वजूद नहीं होता। ये लकीर दिलों में खींची हुई होती है और ये सिर्फ उन्हें नज़र आती है जो अपने मुल्क की सरहद की हुर्मत और अज़मत को पहचानते हैं। और ये लकीर तारीकी में भी वतन के उन सरफरोशों और जांबाजों को नज़र आ जाती है जो सरहद की लकीर को अपनी कवारी बहन की मांग समझते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो नज़र न आने वाली टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींची हुई है वो अपने अंदर लहू के दरिया जज़ब कर चुकी है। सरहद वतन की कुर्बानगाह है जिस पर माओं ने अपने सजीले बेटे, बहनों ने अपने गबरू भाई और सुहागनों ने अपने सुहाग कुर्बान कर दिए हैं। वतन से मोहब्बत करने वाले जानते हैं कि सरहद खून मांगती है और अगर इसका मुतालबा पूरा न किया जाए तो पूरे वतन की आबरू रेजी हो जाती है। पाकिस्तान की सरहद पर 1947 में लाखों मुसलमानों, इनकी मस्तूरात और इनके बच्चों का खून बह गया था। इस सरहद ने लाखों बच्चों की कुर्बानी ली थी। फिर पाकिस्तान के जियाले जवान इस खून का खिराज अपने खून से देते रहे। पाकिस्तान की सरहद के साथ साथ जो हरी भरी खेतियां हैं और जो बंजर ज़मीन है वहाँ कहीं भी खुदाई करें तो इसमें से हड्डियों के ढांचे बरामद होंगे। ये उन मर्दों, औरतों और बच्चों की हड्डियां हैं जो सरहद पार से हिंदुओं और सिखों के हाथों ज़ख्मी होकर पाकिस्तान में आए थे। वो सिर्फ सरहद तक पहुँच सके और ऐसे गिरे कि दोबारा उठ न सके। फिर इन्हें सरहद के साथ ही गड्ढे खोद कर दफन कर दिया गया। वो बेकफन हो गए थे। भारत के बड़े ही शदीद और ताकतवर हमलों को सहकर पाकिस्तान अभी तक जो जिंदा है तो वो पाकिस्तान के नाम पर कुर्बान होने वाले इन्हीं शहीदों की हड्डियों के सदके जिंदा है। एक बुजुर्ग ने सच कहा था कि पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ शहीद कर रहे हैं। वाघा के करीब पाकिस्तान के 2 खेत हैं। अगर इन दोनों खेतों को खोदा जाए तो बेश हड्डियों के 250 ढांचे पहलू ब पहलू पड़े हुए नजर आएंगे। ये महाजर के काफिले के शहीद थे। इतनी ज़्यादा कब्रें खोदना मुमकिन न था। कॉलेज के लड़कों ने लाहौर शहर से बुलडोज़र मंगवाए और वसीओ अरीज़ गड्ढा खोद कर इन शहीदों को पहलू ब पहलू वहाँ दफन कर दिया और ऊपर मिट्टी डाल दी। आज वहाँ सरसब्ज खेतियाँ लहरा रही हैं। शहीदों की हड्डियों पर लोगों ने 2-2, 3-3 मंजिला मकान बना लिए हैं और इन हड्डियों के ऊपर से स्मगलरों की कारें और टांगे गुजरते हैं और इन्हीं हड्डियों के ऊपर मुल्क की असमत व आबरू का सौदा होता है। पाकिस्तान के नाम पर शहीद होने वालों को पाकिस्तानी अपने जहन और दिल से खुरच रहे थे। पाकिस्तान जवान हो चुका था। हमारा दुश्मन पाकिस्तान को इसी तरह देख रहा था जिस तरह भेड़िया भेड़ के बच्चे को देखता है। लेकिन भेड़िया जानता था कि ये बच्चा अब जवान हो चुका है और इस पर हमला खतरे से खाली नहीं। भेड़िया झपटा भी मगर अपने दांत तुड़वाकर सरहद पार जा बैठा और अपने जख्म चाटने लगा। अब इस भेड़िए ने ज़मीन के नीचे जाकर अपने पंजे पाकिस्तान की जड़ों में डाल दिए थे और इन जड़ों को खोखला कर रहा था। सरहद की वो रात जितनी तारीक थी इससे कहीं ज़्यादा खामोश भी थी। किसी भी वक्त ऊंची घास और फसल में बड़ी ज़ोर की सरसराहट उठती और खामोशी से तहलील हो जाती। ये जंगली सूअर थे जो रात के वक्त सरहद के इधर उधर अपनी खुराक की तलाश में आते जाते हैं। या कहीं दूर से उल्लू की आवाज़ उभरती और दब जाती थी। सरहद की रातें बड़ी पुरस्कार और ख़तरनाक होती हैं। उनकी खामोशी तूफ़ान से पहले वाली खामोशी की मानद होती है। सरहद के रखवाले कहते हैं कि सरहद की रात जितनी खामोश हो इतनी ही ज़्यादा पुरखतर होती है। इस खामोशी में हल्की सी सिरसराहट भी सरहद के रखवालों को चौकन्ना कर देती है। अक्सर ऐसे भी होता है कि किसी जंगली सूअर के पाँव के नीचे दरख्त की खुश्क टहनी टूटने की आवाज़ पैदा हो तो रेंजर्स का सिपाही इस तरफ गोली चला देता है। उस रात पाकिस्तान की सरहद के साथ साथ खेतों में 3 साए से चले जा रहे थे। वो कुछ झुके झुके से थे और कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। वो सरहद की तरफ बड़े चले जा रहे थे। बस पहुंच ही गए हैं। इनमें से एक की सरगोशी उभरी। थोड़ा सा ही फासला है। फासला ज़्यादा हुआ तो क्या, एक और सरगोशी उभरी जो कुछ ज़्यादा ही पुरज़म थी। मैं पहली बार यहाँ नहीं आया। पहले एक बार इस पुल सिरात से गुजर चुका हूँ। घबराओ नहीं। हम घबराने वाले नहीं सगीर भाई, इनमें से एक ने कहा। बॉर्डर पर हर रोज़ एक जैसे हालात नहीं रहते। कभी हम यूं गुजर जाते हैं जैसे ही अपनी शहर की गली हो और कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि कदम कदम पर मौत नज़र आती है। होशियार रहना। वो आए हुए होंगे। एक और सरगोशी उभरी। इनमें एक सगीर था और 2 इसके साथी थे। दोनों हिंदू थे जो सगीर को सरहद पार ले जा रहे थे। सगीर के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा रही थी बल्कि ये उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि इंडिया की सैर करे।
इसके दिल में ये ख्वाहिश मुन्नी ने पैदा की थी। मुन्नी ने इस पर अपने हुस्न जवानी का नशा तारी कर रखा था और इसे ख़ास किस्म के ट्रैंकुलाइज़र दिए जाते रहे थे। मुन्नी और इन दवाइयों ने मिलकर इसकी ब्रेन वॉशिंग का अमल मुकम्मल कर लिया था। मुकम्मल भी ऐसा कि सगीर अपनी ज़ात को, अपनी दीनो ईमान को और अपनी असलियत को बिल्कुल ही भूल गया था। इसके जहन पर इंडिया जन्नत की सूरत समा गया था और इसके लिए वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया था। उसकी असल ब्रेन वॉशिंग तो मुन्नी ने की थी, जो इतनी ज़्यादा पुरकशिश और ख़ूबसूरत थी या नहीं, उसने अदाकारी ऐसी पुरकशिश की थी कि सगीर उसी का होकर रह गया था। मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी का तीखा पंजा सगीर के अक्लो होश में उतर गया था। ये वही सगीर था जिसका भाई इन्हीं तखरीबकारों के एक धमाके में मारा गया था और सगीर ने फैसला कर लिया था कि वो इनका साथ छोड़ देगा। उसने इज़ा रसानी के इन मरहलों में भी अपने जिस्म को पत्थर बना लिया था, जिन मरहलों में से कोई ज़िंदा नहीं निकल सकता। उसकी ज़ुबान पर इनकार ही रहा और वो गैर इंसानी और मोहलक अज़ियतें बर्दाश्त करता रहा। लेकिन इसी पत्थर को एक हसीन व जमील लड़की ने अपनी दिलकश अदाकारी से मोम कर लिया था और इस मोम को अपने सांचे में, बल्कि अपने मुल्क और अपने दीन के अजली दुश्मन के सांचे में ढाल लिया था। वो सगीर अब 2 हिंदुओं के साथ उस देश को जा रहा था जिस देश में गंगा बहती है। सगीर अपने मरे हुए भाई को ही नहीं, बल्कि अपने मुकद्दस वतन को ही दिल से उतार चुका था। जासूस और स्मगलर सरहद पार करते ही रहते हैं। सरहद पर रेंजर्स भी होते हैं और उस तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी होती है। जासूस और स्मगलर दोनों तरफ के पहरेदारों को और सरहद के रखवालों को जल देकर इधर उधर हो जाते हैं। और कभी यूं भी होता है कि सरहद के पहरेदार और बॉर्डर क्रॉस करने वाले अचानक सामने आ जाएं और गोली चल जाए। सगीर और इसके साथी सरहद के उस मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां से गुजरना कोई ज़्यादा ख़तरनाक नहीं था। इंडिया की ज़मीन 10-12 कदम के फासले पर रह गई थी। एक बरसाती नाला था जो खुश्क पड़ा था। ये तीनों इस नाले में इसके ऊंचे किनारे की ओट में चले जा रहे थे। सगीर खाली हाथ था। इसके दोनों साथियों के पास रिवॉल्वर थे। सगीर को मुसलहतन खाली हाथ रखा गया क्योंकि किसी भी लम्हे उसके बिगड़ जाने का ख़तरा मौजूद था। इस नाले ने इन्हें सरहद पार ले जाना था। अचानक 2 बड़े सूअर बड़े तेज़ दौड़ते हुए आए। वो शायद आपस में लड़ रहे थे। इनमें से एक ऊंचे किनारे से फिसल कर नीचे आ पड़ा। नीचे ये तीनों जा रहे थे। ऊपर से 2-3 और सूअर जो शायद गिरने वाले सूअर के ताकुब में थे, वो भी नीचे को कूदे और इन तीनों पर गिरे। अंधेरा इतना स्याह था कि हाथ को हाथ सुझाई न देता था। एक हिंदू की चीख निकल गई। दूसरे हिंदू ने इसे चुप रहने को कहा, लेकिन बड़ी बुलंद आवाज़ से कहा। रात की खामोशी में ये आवाज़ें लाउड स्पीकर की आवाज़ों जैसी बुलंद सुनाई दी। 1-2 बार 2 या 3 राइफलें फायर हुई या क्लाशनकोफ का मुख्तसर सा ब्रेस्ट फायर हुआ। ये पाकिस्तान के रेंजर्स ने इन आवाज़ों पर फायर किया था। ये रेंजर्स का गश्ती पहरा था जो कहीं करीब से ही गुजर रहा था। इनकी चलाई हुई गोलियां इन तीनों के दरमियान सामने वाले किनारे पर लगीं। भागो, एक हिंदू ने कहा। इंडिया की तरफ भागना। दूसरा हिंदू बोला, पीछे को न दौड़ना। हम पहुंच गए हैं, मुझे गोली लग गई है, सगीर ने कहा। कहाँ? गोली रान में से गुजर गई है, सगीर ने कहा। फिक्र न करो, मैं मरूंगा नहीं। रेंजर्स की तरफ से चंद और गोलियां आईं, लेकिन वो दूर दूर गिरी। रेंजर्स तारीकी में अपने टारगेट को देखे बगैर गोलियां चला रहे थे। दोनों हिंदू खासे तेज दौड़ रहे थे और सगीर इनमें से गोली गुजर जाने के बावजूद इनका साथ दे रहा था। ये नाला मुड़कर सरहद के करीब हो गया। गोलियां बंद हो गईं। सगीर की रफ्तार खासी कम हो गई। टांग का दर्द अब इस पर गालिब आ गया था और खून बड़ी तेजी से बह रहा था। इसके हिंदू साथी डहलानी किनारे से ऊपर चढ़ने लगे और सगीर ने भी चढ़ने की कोशिश की, लेकिन गिर पड़ा। दोनों हिंदुओं ने इसे कुछ उठाया, कुछ धकेला, कुछ घसीटा और ऊपर ले गए। वो अब इंडिया में थे। वहाँ से कुछ दूर आगे ले जाकर सगीर के साथियों ने इसे एक दरख्त के साथ बिठा दिया। इनमें से एक ने अपना रुमाल निकाला और इसे अच्छी तरह तय करके सगीर के ज़ख्म पर रख दिया। तब पता चला कि ज़ख्म तो दोनों तरफ है। गोली एक तरफ से दाखिल हुई, दूसरी तरफ से निकल गई। दूसरे हिंदू ने अपना रुमाल निकाला और इसका पैड बनाकर दूसरी तरफ के ज़ख्म पर रख दिया। एक हिंदू ने अपनी कमीज़ की आस्तीन कांधे तक अलग कर ली और ये सगीर की रान पर कसकर बांध दी। मालूम नहीं हम कहाँ हैं, एक हिंदू ने कहा। ये कैसे पता चलेगा कि बॉर्डर फोर्स की कोई पोस्ट करीब है या नहीं? यूं करते हैं, दूसरे हिंदू ने कहा। तुम इस तरफ जाओ और मैं उस तरफ जाता हूँ। जिसे पोस्ट मिल गई वो वहाँ से किसी को साथ ले आए। शायद वहाँ से जीप भी मिल जाए। ये हिंदू अब अपने मुल्क में थे और जासूस थे और एक पाकिस्तानी जासूस को साथ लाए थे। इनकी हैसियत सरकारी थी। इन्हें इंडिया का वज़ीर आज़म और सदर भी नहीं रोक सकता था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले तो इनके पाबंद थे। इन्हें सगीर की खातिर मदारत की ज़रूरत थी,
इन दोनों में से एक एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ चला गया। सगीर दर्द की शिद्दत बर्दाश्त करने की कोशिश में मसरूफ़ हो गया। जिस्मानी तौर पर सगीर शदीद दर्द में मुब्तला था। गोली का ज़ख़म छुरी चाकू के ज़ख़म से बहुत मुख्तलिफ होता है और इसका दर्द भी मुख्तलिफ होता है। वो इसलिए कि गोली जिस्म को काटती भी है और जलाती भी है, क्योंकि वो सख्त गर्म होती है। इसके साथ इतनी ज़ोर से दौड़ते और चलते आने की वजह से खून बड़ी तेज़ी से निकल गया था, जो अभी तक रुका नहीं था। जिस्म का आधे से ज़्यादा खून निकल गया था। इस वजह से वो नकाहत भी महसूस कर रहा था। अंधेरा तो था ही, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद सगीर को यूं लगता था जैसे अंधेरा और ज़्यादा गहरा हो गया हो। जिस दरख्त के नीचे वो बैठा था, इसकी शाखों में से इसे सितारे नजर आते थे। 2-3 बार इसने महसूस किया जैसे सितारे या पूरे का पूरा आसमान एक चक्कर में चल पड़ा हो। आसमान रुकता था और फिर एक चक्कर में चल पड़ता था। जूं जूं इसे चक्कर आते गए, नकाहत बढ़ती गई और दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होता गया। इसके जहन में बेदारी सी आती गई। वहाँ मुन्नी भी नहीं थी और वो ट्रिंकोलाइज़र भी नहीं थे जो इसके जहन को सुलाए रखते थे। जो ही इसका जहन बेदार होता था और इसके मुंह से हकीकत की कोई बात निकल जाती थी तो मुन्नी पहुंच जाती और इसके साथ इसे पीने वाली किसी चीज़ में नशे वाली दवाई पिला दी जाती थी। मगर वहाँ इंडिया की सरहद पर एक दरख्त के नीचे बैठे हुए वो सिर्फ हकीकत को ही देख सकता था या अपने करीब से गुजरते हुए किसी सुअर के कदमों की आहट सुन सकता था। सरहद पर दोनों तरफ रात के वक्त सुअर और स्मगलर ही आते जाते हैं। सगीर को कुछ ऐसे महसूस होने लगा कि वो जिंदा नहीं रह सकेगा। इसके दिल पर खौफ सतारी होने लगा। इसने अपनी रान पर बंधे हुए कपड़ों पर हाथ रखा तो इसका हाथ खून से लुथड़ गया। खून बदस्तूर बह रहा था। सगीर को अपने अजीज़ याद आने लगे और फिर उसका जहन उसे उस कमरे में ले गया जहाँ बंद करके इसे अजियतें दी गई थी और इसे बार बार कहा गया था कि मान जाओ कि तुम हमारा साथ नहीं छोड़ोगे। इस याद ने इस पर कोई और ही तासुर पैदा कर दिया। ये तासुर उसकी इस ख्वाहिश पर गालिब आने लगा कि वो इंडिया की सैर करेगा। वापस चले जाओ सगीर, इसे जैसे अपनी आवाज़ सुनाई दी। पाकिस्तान दूर नहीं। पाकिस्तान में क्या रखा है, ये दूसरी आवाज़ थी। पाकिस्तान ने मुझे दिया ही क्या है। पाकिस्तान दूर नहीं, उसकी ज़ात से आवाज़ उठी कि नाला उतरो और सामने वाले किनारे पर चढ़ जाओ। इसे ख्याल आया कि वापस चला जाए तो आवाज़ें देकर रेंजर्स को बुला ले और इन्हें बताया कि वो इंडिया के 2 जासूसों के साथ इन्हें पकड़वाने के लिए आया था, लेकिन खुद ज़ख्मी होकर पीछे रह गया और वो निकल गए। इसे वो कोठी मालूम थी जिसमें इसे कैद में रखकर अजियतें दी गई थी और फिर ब्रेन वॉशिंग करके इसे फिर अपने रंग में रंग लिया गया था। इसने इरादा किया कि जाकर इस कोठी की भी निशानदेही करे और इस तरह इसके गुनाहों का कफारा अदा हो जाएगा। दर्द की ऐसी शदीद टेसें उठी कि इसके दांत कुटकुटाने लगे और इसके जहन में जो ख्यालात आए थे वो इस तरह निकल गए जैसे उलटने से बर्तन खाली हो जाता है। अब तो इस पर गशी के दौरे पड़ने लगे। ज़रा होश ठिकाने आते तो इसे अपने सामने मौत नाचती नजर आती। इसने इतना ही महसूस किया कि वो एक तरफ को लुढ़क रहा है, फिर इसकी आंखों के सामने रात और तारीख हो गई और जहन पर भी स्याह पर्दा छा गया। वो जब होश में आया तो इसे ख्वाब का धोखा हुआ। एक ख्याल ये भी आया कि वो गशी में है और इसे वाहमें नजर आने लगे हैं और इसे ख्याल आया कि ये जो कुछ है ये हकीकत नहीं। वो एक नरम से बिस्तर पर लेटा हुआ था। ज़ख्म के दर्द का नामो निशान नहीं था। इसके बाजू में एक सुई लगी हुई थी। इसने ऊपर देखा तो इसे पता चला कि इसे ग्लूकोज और खून दिया जा रहा है। वो जालंधर के मिलिट्री अस्पताल के कमरे में पड़ा हुआ था। ऐसे कमरे अफसरों के लिए मखसूस होते हैं। इस अस्पताल में वो इस तरह पहुंचा था कि इसका एक हिंदू साथी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया। वहाँ इसने बताया था कि वो इंटेलिजेंस का आदमी है और फिर इसने बताया कि इसके साथियों पर क्या बीती है। इस पोस्ट के कमांडर ने अपने कमांडर को फ़ोन पर बताया तो एक जीप आ गई। इस जीप पर वहाँ पहुँचे जहाँ सगीर को बिठा आए थे। उस वक़्त तक वो बेहोश हो चुका था। इसे जीप में डालकर बड़ी पोस्ट पर ले गए जहाँ खून रोकने के लिए इसे फ़र्स्ट एड दी गई और सुबह तक इसे जालंधर मिलिट्री अस्पताल में पहुँचा दिया गया। अस्पताल के सिर्फ कमांडेंट को बताया गया कि ये पाकिस्तानी है और इंडियन इंटेलिजेंस का कारिंदा है। सगीर को मालूम नहीं था कि इसके कमरे के बाहर सिविल कपड़े में आर्मी का एक आदमी पहरे पर मौजूद है। सगीर के हिंदू साथियों ने अस्पताल के कमांडेंट को, जो एक मशहूर सर्जन था, बताया था कि इस जख्मी को ज़रा नशे में रखना है। चुनांचे सगीर को ग्लूकोज के साथ ही ट्रंकुलाइज़र दिए जाने लगे। अगले ही रोज़ दिल्ली से इंडियन इंटेलिजेंस का एक कर्नल आ गया। वो सगीर से इस तरह मिला जैसे बाप को एक अरसे बाद गुमशुदा बच्चा मिल गया हो। इस कर्नल ने सगीर से कहा कि इसे यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा बल्कि अम्बाला के मिलिट्री अस्पताल में रखा जाएगा। अगले ही रोज़ सगीर को एक व्हील चेयर पर बिठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। एम्बुलेंस इसे ब्रिगेड हेडक्वार्टर ले गई जहां से इसे फिर व्हील चेयर पर बिठाकर हेलीकॉप्टर तक ले गए और इसमें सवार करा दिया गया।
हेलीकॉप्टर ज़मीन से उठा तो सगीर ने यूँ महसूस किया जैसे इसकी शख्सियत पस्ती से उठकर ऐसी बुलंदी पर पहुंच गई है जहां तक कोई आम आदमी नहीं पहुंच सकता। इसे वीआईपी बना दिया गया था। हेलीकॉप्टर में इसे स्ट्रेचर पर लिटाया गया था और इसके बाजुओं में बदस्तूर खून और ग्लूकोज लगा हुआ था। इंसानी फितरत बहुत मजबूत भी है और कमज़ोर इतनी कि ज़रा सी ठोकर से टूट फूट जाए। ज़रूरी नहीं कि ठोकर बड़ी सख्त हो। किसी दानिशमंद को सुबह शाम ये कहने लगो कि तुम अहमक हो और इसके कानों में यही अल्फाज डालते चले जाओ तो वो अहमकों जैसी हरकतें करने लगेगा। और सगीर जैसे छोटे से आदमी के कान में ये डालना शुरू कर दो कि तुम तो बहुत बड़े आदमी हो और इसके साथ अमलन इसे हाथों पर उठाना शुरू कर दो तो इसके आगे चंद आदमी बार बार आकर झुकें तो वो अपने आप को महाराजा समझ लेता है। सगीर को गोली का जख्म अपने आप में ले आया था, लेकिन इंटेलिजेंस के कर्नल ने जब इसका पुरतवाक इस्तकबाल किया और फिर जब इसे हेलीकॉप्टर में बिठाया गया और जब हेलीकॉप्टर के पायलट ने इससे इन अल्फाज में पूछा, सर कोई तकलीफ़ हो तो फ़ौरन बताना, ये सगीर गुब्बारे की तरह फूल गया और हेलीकॉप्टर से ऊंचा उड़ने लगा। ये इंटेलिजेंस वाले बेहतर समझते हैं कि इसे अम्बाला अस्पताल में क्यों ले जाया गया। हेलीकॉप्टर अम्बाला के मिलिट्री अस्पताल के करीब उतरा। अस्पताल वालों को पहले ही इतला दी गई थी कि एक वीआईपी ज़ख्मी हालत में आ रहा है। एक आदमी सगीर के साथ था। ये वही आदमी था जो जालंधर मिलिट्री अस्पताल में सगीर के कमरे के बाहर मौजूद रहता था। हेलीकॉप्टर अम्बाला अस्पताल के करीब उतरा तो एम्बुलेंस बड़ी तेज़ी से हेलीकॉप्टर तक पहुंची। 4 आदमियों ने सगीर का स्ट्रेचर उठाया और एम्बुलेंस में डाल दिया। ग्लूकोज और खून के बैग 2 आदमियों ने अपने हाथों में उठा रखे थे। अस्पताल के 2 फौजी अफसर वहाँ मौजूद थे। दोनों ने सगीर को सैल्यूट किया। सगीर ने सैल्यूट का जवाब सैल्यूट से दिया था। सगीर अपनी असलियत को भुला बैठा। वो समझ न सका कि जिस असलियत को वो भुला बैठा है वो इन भारतीयों की आंखों के सामने है और इसकी असलियत को बड़ी अच्छी तरह वो जानते हैं और उन्होंने इसे वीआईपी इसलिए बनाया है कि वो इनके सांचे में ढल जाए और इनकी उंगलियों पर नाचे। इन भारतीयों की निगाह में सगीर ईमान फरोश और गद्दार था, इसलिए वो इस पर एतमाद नहीं कर सकते थे। वो इन्हें भी धोखा दे सकता था। सगीर को मिलिट्री अस्पताल के एक अलग कमरे में ले गए। चूँकि इसका खून बहुत ज़ाया हो गया था इसलिए इसे मुसलसल खून दिया जा रहा था। ज़ख्म भी कुछ पेचीदा सा था। खतरा था कि टांग की कोई अहम रग कट गई हो। जाहिर है अस्पताल वालों को बताया गया होगा कि ये ज़ख्मी इंटेलिजेंस के लिए बहुत अहम है, इसलिए अस्पताल के डॉक्टर भी सगीर पर खसूसी तवज्जो दे रहे थे। एक नर्स इसे बार बार आकर देखती और हाल अहवाल पूछती थी। जिस आदमी को कमरे के बाहर ड्यूटी पर बिठाया गया था वो था तो पहरेदार, लेकिन ऊपर वालों के हुक्म के मुताबिक वो सगीर के साथ इस तरह सलूक और बर्ताव करता था जैसे वो इसका खादिम हो और इसकी खिदमत के लिए इसे वहाँ भेजा गया हो। एक डॉक्टर दिन रात में कई बार सगीर को देखने आता था। वो फौजी नहीं सिविलियन डॉक्टर था। ये डॉक्टर ग्लूकोज या खून की नाली में एक इंजेक्शन सुबह और एक इंजेक्शन शाम को डालता था। सगीर के जहन से एक बार फिर पाकिस्तान, अपना मरा हुआ भाई और अजीज़ो अकारिब निकल गए थे। इसे तो जैसे ये भी याद नहीं आ रहा था कि इसका मज़हब क्या है। कमरे में किसी को भी आना होता, ख्वाह वो डॉक्टर होता या कोई और अफसर, और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर आता था। सगीर की जज्बाती हालत ये थी कि जब भी दरवाजे पर दस्तक होती वो चौंक कर और बड़े इश्तियाक से दरवाजे की तरफ इस उम्मीद पर देखता कि मुन्नी आई है। लाहौर से रुखसत होते वक्त मुन्नी ने उसे कहा था कि वो गाड़ी पर इंडिया जाएगी और इससे पहले पहुंच जाएगी और इसका इस्तकबाल करेगी।